क्या इतना ही काफी था कि अंग्रेज छोड़ के चले गए 47, 15 अगस्त झंडा फहरा दिया, जन गण मन गा दिया, बस हो गया? नहीं, अभी तो शुरुआत थी। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ते यही सब है कि जब पार्टीशन हुआ तो कितना दुख हमें झेलना पड़ा। जो लाहौर कल तक उसका अपना देश था, आज वो पाकिस्तान है। इस आने जाने के सीन में जो ये खून खराबा हुआ है ना, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो हमारे लीडर्स को इस चीज का भी डर था कि कहीं ये लोग अपने लिए सेपरेट सेपरेट देश की डिमांड तो ना करने लग जाएं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनना, खुद का देश बनाते हैं, ज्यादा पावर रहेगी। मैं यहां पे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब ये हुआ था ना 47 में, तो टॉपिक बाय टॉपिक नहीं हो रहा था, सब एक साथ हो रहा था उस समय। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आर्ट्स वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राहुल अग्रवाल। तो काफी मिस किया आप सभी ने कि सर आप क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस कब लेके आएंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को लॉन्च वाले दिन बता दिया था कि माइंड मैप्स लेके आ रहे हैं हम लेके आ रहे हैं माइंड मैप्स, और माइंड मैप्स के माध्यम से, ठीक है, माइंड मैप्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो एक ब्रीफ अगर आपको मैं ओवरव्यू दे दूं, क्लास 11th के बाद जब आप क्लास 12th में पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो 11th में आपने क्या पढ़ा? 11th में आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी, और साथ ही साथ 11th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, यानी कि आपने टेक्निकल चीजें ज्यादा पढ़ी क्लास 11th में। क्लास 12th में आप पढ़ोगे भारत में 1947 के बाद क्या क्या हुआ। आजाद तो हम हो गए, लेकिन क्या सिर्फ बस हो गया, सो जाएं अब जाके? क्या इतना ही काफी था कि अंग्रेज छोड़ के चले गए 47, 15 अगस्त झंडा फहरा दिया, जन गण मन गा दिया, बस हो गया? नहीं, अभी तो शुरुआत थी। 47 में हमें एक गोल हमारा जरूर अचीव हुआ था, आजादी का। फ्रीडम हमें जरूर मिला, ठीक है, फ्रीडम हमें जरूर मिला, लेकिन फ्रीडम हमारा एंड गोल थोड़ी ना था। हमारा एंड गोल क्या है? कि आजाद भारत जो है वो बेहतरीन देश बने और इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके, ठीक है। तो 12th में आप पढ़ोगे 47 के बाद भारत में क्या क्या चीजें घटी, ठीक है। 47 के बाद पहले इलेक्शंस हुए, जवाहरलाल नेहरू पीएम बने, उसके बाद उनकी मृत्यु होती है कुछ सालों बाद, लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, इंदिरा गांधी आती हैं, इमरजेंसी लगती है। पूरी कहानी, पूरा जो मैं कह सकता हूं ना कि पूरी कथा मैं आपको माइंड मैप्स के माध्यम से इस सीरीज में कराऊंगा, ठीक है। जो दूसरी बुक है, दूसरी बुक में आप पढ़ोगे कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि कोल्ड वॉर, ठीक है। भाई 47 के बाद भारत में क्या क्या घटनाएं घटी वो तो आप एक बुक में पढ़ रहे हो, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो जो दौर था 47 वाला, उसमें भारत के अलावा विश्व में भी तो घटनाएं घट रही होंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका, यूरोप ये सारे चुप होके बैठे होंगे, वहां भी तो कुछ ना कुछ उठापटक चल रही होगी ना। तो उधर क्या हुआ, वो सारी चीजें हम सेकंड बुक में पढ़ते हैं। तो दोनों बुक्स क्लास 12th की माइंड मैप्स के माध्यम से मैं कराने वाला हूं। आज हमारा पहला सेशन है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर की हमेशा शुरुआत, हमेशा चाहे कोई भी बैच हो, मैं महात्मा गांधी के इस कोट से करता हूं, ठीक है। महात्मा गांधी ने 14 तारीख को, यानी कि आजादी के एक दिन पहले, ये कलकत्ता में बातें कही थी कि टुमारो, यानी कि कल, मतलब 15 तारीख को, 14 तारीख को वो ये कह रहे हैं कि कल वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन, ठीक है। कल हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो जाएंगे। अभी तक हम अंग्रेजों के स्लेव बन के बैठे हुए थे, लंदन में बैठे गोरे जो चाहे वो कर रहे थे, हमें मानना पड़ रहा था। कल हम उस स्लेवरी से, उस गुलामी से आजाद हो जाएंगे, बट एट मिडनाइट, लेकिन आधी रात को, यानी कि 14 तारीख के जब 12 बजेंगे, मतलब 15 तारीख का दिन लग जाएगा, इंडिया विल बी पार्टीशन्ड। महात्मा गांधी यहां कह रहे हैं कि कल हम अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो जाएंगे, आजाद भारत बन जाएगा, लेकिन यह भारत वैसा भारत नहीं रहेगा जैसा
हमने सोचा था ये भारत वैसा होगा जिसके दो टुकड़े हो चुके होंगे, पार्टीशन हो चुका होगा, एक तरफ पाकिस्तान बनेगा और दूसरी तरफ भारत, और दो आजाद मुल्क जो हैं वो दिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही मुल्क आजाद होगा, दो मुल्क आजाद होंगे एक साथ। सो टुमारो विल बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो यहां पे दो वर्ड्स है ना, रिजॉइसिंग और मॉर्निंग। रिजॉइस हम करेंगे, खुश हम होंगे क्योंकि आजादी मिली, लेकिन मातम हम मनाएंगे क्योंकि देश के टुकड़े हुए। तो ये जो महात्मा गांधी का कोट है, जिसमें मैंने अभी आपके 2-4 मिनट ले लिए, ये बहुत वैल्यूएबल है, इस चैप्टर की आत्मा है ये कोट। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ते यही सब है कि जब पार्टीशन हुआ तो कितना दुख हमें झेलना पड़ा, कितना दुख लोगों को उस समय झेलना पड़ा। ठीक है, और सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 15 तारीख को 15 अगस्त 1947। ठीक है, लाल किला, और आपके स्क्रीन पे यहां पे आप देख सकते हैं भारत का झंडा जो है वो, आजाद भारत का झंडा वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फहरा रहे हैं। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहां पे जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था ना मिडनाइट को, ठीक है, मिडनाइट को जो स्पीच दिया था, ये तो झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन मिडनाइट को जो उन्होंने स्पीच दिया था, उस स्पीच का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे मुझे। तो बच्चों, यहां पे शुरुआत होती है माइंड मैप्स की। एक चीज आपको मैं बता दूं, माइंड मैप्स में हम पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते, अदरवाइज माइंड मैप्स का जो पर्पस है ना वो डिफीट हो जाएगा। आपको लगेगा कि सर आपने तो माइंड मैप्स बोला था, लेकिन आप तो पेज वाइज एक एक चीज हमें रटवा रहे हो। वैसा मैं यहां पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आपको एक ऐसा ब्रीफ आइडिया, एक ऐसा आइडिया इस चैप्टर का इस सेशन से मिल जाएगा कि कल जब आपकी एग्जाम होगी ना, तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, सटाक से राहुल अग्रवाल का वीडियो ओपन करना है आर्ट्स वाला पे, और आपको यहां पे इसको खटाक से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो चलो भाई, ये है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का माइंड मैप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कीवर्ड्स पे हम फोकस करेंगे। आजाद भारत के सामने 3 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज था हमें देश को यूनाइटेड रखना है। ठीक है, देश का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑलरेडी बन चुका था। हमारे लीडर्स को उस समय यह चिंता सताई जा रही थी, यह डर सता रहा था कि भाई एक टुकड़ा तो देश का ऑलरेडी हो चुका, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश के और भी टुकड़े हो जाएं। क्योंकि हमारे देश में हमेशा से डाइवर्सिटी रही है, हमारे देश में हमेशा से कई सारे रिलीजन और कई सारे लैंग्वेजेस, कई सारे फेस्टिवल्स मनाने वाले लोग रहे हैं। तो हमारे लीडर्स को इस चीज का भी डर था कि कहीं ये लोग अपने लिए सेपरेट सेपरेट देश की डिमांड तो ना करने लग जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज भारत के सामने 1947 में यह था कि हमें भारत को यूनाइटेड रखना है, हमें पाकिस्तान की तरह और पाकिस्तान देश में नहीं बनने देने। तो फर्स्ट चैलेंज वाज यूनिटी। ठीक है, देश की एकता बनाए रखना। ठीक है, तो यह है पहला चैलेंज और यह कीवर्ड है। अब अगर आपने आज का मेरा सेशन देख लिया, आपको बस ये याद रखना है, फर्स्ट चैलेंज यूनाइटेड, यूनाइटेड से आपके मन में आ गया यूनिटी, यूनिटी से आपके मन में आ गया इकट्ठा, जोड़ के रखना है। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है डेमोक्रेसी। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे लीडर्स छाती चौड़ी करके ये कहते थे ना कि जब आजाद भारत बनेगा, जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम लोकतंत्र लेके आएंगे, हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमने लेके आए, लेकिन खाली कॉन्स्टिट्यूशन के लाने से नहीं होता ना कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बना के छोड़ दिया, ये लो चिपका दिया। खाली कॉन्स्टिट्यूशन आ जाने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाती, डेमोक्रेसी ग्राउंड में लानी पड़ती है। तो सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेसी लेके आना, और तीसरा चैलेंज था विकास का, डेवलपमेंट का चैलेंज कि भैया ये बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, देश को इकट्ठे कर लिया, लोकतंत्र ले आए, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, दुनिया भर का सब कर लिया, अरे लोगों के पेट में रोटी कौन डालेगा? जो गरीब दुखी वहां बेचारा मर रहा है, जिसको पता नहीं कि रात को उसकी थाली में 2 रोटी होगी या नहीं, उसका ध्यान कौन रखेगा? देश का विकास कब होगा? डेवलपमेंट कब होगा? तो तीसरा चैलेंज था डेवलपमेंट।
और डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि यार ऊपर ऊपर के कुछ 150,000 लोगों का डेवलपमेंट कर दिया, बस नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति का डेवलपमेंट, तब जाके भारत ऐसा भारत बनेगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैलेंज थे जो आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड डेमोक्रेसी डेवलपमेंट यानी कि UD²। ठीक है, तो मेरी क्लास का पढ़ा हर एक बच्चा इस चीज को दिमाग में छाप लेगा CUET की एग्जाम तक कि भारत के सामने क्या 3 चैलेंज थे बच्चों? UD² थे सर। क्या था? यूनाइटेड डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, यूनाइटेड डेमोक्रेसी डेवलपमेंट, बात खत्म, UD²। ठीक है, तो ये हो गया। देखो यही तो फायदा है माइंड मैप्स का। अभी इतना ये पढ़ाने के लिए आपको NCERT के 3-4 पन्ने लगेंगे। माइंड मैप्स में हमने कितनी देर में कवर किया? 3 मिनट में। कीवर्ड्स भी आपको मैंने दे दिए। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट, पार्टीशन एंड रिहैबिलिटेशन। थोड़ा सा यहां पे बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूं। मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का यह कहना था कि भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। आप बोलोगे सर ये कौन सी नई बात कर दी जिन्ना ने? जिन्ना ने नई बात यहां तक नहीं की थी, बट आगे करने वाले थे। चलो भाई, 2 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने आगे जो कहा उसने हमारे पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। उन्होंने कहा कि 2 लोगों का 2 देश भी होना चाहिए। ठीक है, हिंदू के लिए इंडिया और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। तो यहां से ये सोच पैदा हुई जिसे हम क्या कहते हैं? 2 राष्ट्र की थ्योरी। क्या कहते हैं? 2 नेशन थ्योरी। यहां से ये सोच लाई गई, लोगों के माइंड में, दिमाग में घुसाई गई कि बेटा तू मुस्लिम है ना, तेरा तो दूसरा देश होगा, तू यहां नहीं रहेगा। बेटा तू हिंदू है ना, हां तू यहां नहीं रहेगा, तू वहां रहेगा। धीरे धीरे ये सोच डेवलप की गई। अंग्रेज तो बैठे हुए थे, अंग्रेज तो चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिम भारत में लड़े। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी, हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, और जाके अल्टीमेटली माहौल ऐसा बना कि आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते, ऐसा सीन है। ठीक है, तो ये 2 राष्ट्र की थ्योरी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्टीमेटली जन्मा। पाकिस्तान का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है भाई, चलो पाकिस्तान जन्म हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे माइंड मैप्स में। डिस्प्लेसमेंट, पार्टीशन एंड रिहैबिलिटेशन यानी कि कंसीक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब देखो यार, प्रॉब्लम कहां आई? जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम कहां आई? क्या इतना आसान था? क्या इतना आसान था भारत को 2 हिस्सों में तोड़ देना? कि भाई चलो अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं कि ये इंडिया है, तो क्या इतना आसान था कि भाई ये हिंदू और ये मुस्लिम? क्या ऐसा था क्या भारत कि भाई हिंदू एक ही जगह रहते हैं सारे, मुस्लिम एक ही जगह रहते हैं सारे? ना ऐसा तब था, ना ऐसा आज है। आज भी इंडिया में आप देख लो, हर जगह हिंदू और मुस्लिम सब मिलेंगे। हां, हो सकता है हिंदू ज्यादा हो कहीं पे, मुस्लिम कम हो कहीं पे, मुस्लिम ज्यादा हो हिंदू कम हो, लेकिन आपको मिलेंगे हर जगह। उस समय भी सिनेरियो ऐसा ही था। ठीक है, तो ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन खींची ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय का इंडिया ऐसा था कि हर जगह हिंदू भी मुस्लिम भी, हिंदू भी मुस्लिम भी। ठीक है, हर जगह, एवरीवेयर यू सी, आपको हिंदू मुस्लिम हर जगह दिख जाएंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर जब ऐसा सीन था तो फिर भारत का पार्टीशन किया कैसे गया? तो यही तो मुश्किलें आई। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम थी खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग। ये प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन इनकी वजह से प्रॉब्लम कैसे आई? खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों का यह कहना था, वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, वो चाहते थे वो इंडिया का ही हिस्सा रहें मुस्लिम होने के बाद भी। तो दूसरी समस्या यह थी दोस्तों,
कि हर मुस्लिम नहीं चाहता था पाकिस्तान का हिस्सा बनना। ठीक है, ऐसा होता ना कि सारा मुसलमान देश का पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है, तब तो चलो ठीक है भाई, सारे मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देते, बट ऐसा नहीं था ना। और अगर ऐसा होता तो क्या आज इंडिया में मुस्लिम्स रहते? नहीं रहते। आज इंडिया में कितने सारे मुस्लिम्स हैं। क्यों? क्योंकि हर एक मुस्लिम नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का हिस्सा वो बने। तो ये एक समस्या आ गई। ठीक है, तीसरी समस्या माइनॉरिटी की समस्या, कि भाई अगर इंडिया में जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी देश बनेगा, वहां पे जो मुस्लिम रहेंगे क्या उनके साथ सही से ट्रीटमेंट होगा? पाकिस्तान में जो मुस्लिम मेजॉरिटी बनेगा, वहां पे हिंदुओं के साथ क्या सही से ट्रीटमेंट होगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई पाकिस्तान बनते समय। ठीक है, एक और चीज आपको मैं बता दूं, 14-15 अगस्त 1947 लोगों को पता नहीं था कि वो जहां खड़े हैं वो हिंदुस्तान बनेगा या पाकिस्तान। आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, लेकिन रियलिटी ये थी। 14-15 अगस्त की आधी रात को बच्चों, लोगों को पता ही नहीं था कि कल वो जहां पे आज रात को सो रहे हैं वो हिंदुस्तान कहलाएगा या पाकिस्तान कहलाएगा, क्योंकि इस समय तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी, भारत का बंटवारा पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, एक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। यहां पे राहुल नाम का एक आदमी रहता है। ठीक है, बचपन से उसका पूरा जीवन यहीं बीता, उसके माँ बाप मतलब वो यहीं पे पैदा हुआ बड़ा, लाहौर में। ठीक है, उसने अपना कारोबार, काम धाम, दुकान धंधा सब यहीं सेट किया, उसके बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते हैं, पूरी मतलब उनकी 3-4 पीढ़ी यहीं रहती आ रही। ठीक है, लेकिन राहुल को पता चला अगले दिन कि जहां वो रह रहा है लाहौर में, अब वो पाकिस्तान कहलाएगा, अब वो पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो राहुल के दिमाग में समस्याएं आ गई। उसको लगा कि अगर मैं यहां रहा तो कहीं मेरे आसपास वाले लोग जो कि सारे मुस्लिम होंगे, कहीं ये लोग मुझे मार काट के खा ना जाएं। क्योंकि बच्चों ये वैसा दौर था, गदर मूवी में सीन देखा है ना, ट्रेनों में लाशें कट कट के जा रही थी, लोग इधर से उधर, उधर से इधर आना जाना कर रहे थे। पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो बच के हिंदुस्तान आना चाह रहे थे, हिंदुस्तान से मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे, हिंदुस्तान से मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे। उसी में तो सकीना जो है वो हिंदुस्तान में रह गई थी। जो गदर मूवी आपने देखी है, सकीना की फैमिली चली गई थी पाकिस्तान, लेकिन सकीना रह गई थी। और फिर सनी देओल जो कि हिंदुस्तानी था, उससे उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो सारी कहानी आपने देखी है। तो अब इस सिनेरियो में आ जाओ कि भाई राहुल को यह डर है कि जो लाहौर कल तक उसका अपना देश था, आज वो पाकिस्तान है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो यही रहे, भले ही वो उसको डर है कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन ठीक है यार, मेरा काम धंधा मैं छोड़ के थोड़ी जा सकता हूं, इतने सालों की मेहनत है, कैसे चले जाएंगे, है ना। कोई ये पेन थोड़ी है कि लेके जाना है, पूरा घर बार है भैया, घर को लेके कैसे जाऊंगा। तो वो यहां पे रहने का सोच सकता था। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि अपनी जान बचा के जितना अपने हाथ से हो सकता है परिवार को लेके हिंदुस्तान आ जाए। तो बच्चों, जब ये पार्टीशन का प्रोसेस हो रहा था ना, तो लाखों लोग इस दुविधा में थे कि क्या हम यही रहें, और अगर हम यही रहेंगे और अगर हमारा रिलीजन स्टेट का रिलीजन मैच नहीं करता, मतलब अगर मैं यहां पे हिंदुस्तानी हूं, मतलब मैं यहां पे अगर हिंदू हूं और ये रीजन पाकिस्तान है, तो क्या मुझे ये लोग छोड़ेंगे। आज देख लो ना पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई है, नाम के हिंदू दिखते हैं। आज तक पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई हक नहीं मिला। आज तक आप देख लो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में गिनती के 1-2 बंदे आए होंगे और उनके साथ भी कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, स्टोरी हर जगह न्यूज में। ना उनका प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति कोई आज तक हिंदू नहीं बना। हिंदू वहां के अपर पोजीशन तक आ ही नहीं पाता, क्योंकि उनको इतने ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया गया। ठीक है, तो इन्हें उस समय से यह डर था कि अगर हम यहां रहेंगे तो हमारे साथ गलत हो सकता है। तो भैया घर बार काम धंधा का क्या है, सब छोड़ के चलो यार जान बचा लेते हैं।
लेकिन क्या हर एक व्यक्ति ये डिसीजन ले पाया होगा? बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचो ना, आप कहीं पे रह रहे हो, अचानक से आपको बोला जाए कि बोरिया बिस्तर लेके चले जाओ वहां, आप जा पाओगे? एक बार में डिसीजन ले पाओगे? अगर आज कोई दिल्ली में रहता है, उसको बोला जाए बॉम्बे जाना है, तो उसको 5 बार सोचना पड़ता है। लेकिन यहां तो आपको परमानेंट अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाना था। ठीक है, तो कुछ लोग वहीं रह गए, कुछ लोग चले गए। तो जब ये, अब यहां पे भी वैसे ही इंडिया में जो मुस्लिम्स थे, सारे मुस्लिम नहीं गए, कुछ लोग चले गए। तो मुस्लिम यहां जा रहा है और हिंदू जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है। तो ये जो आना जाना चल रहा था ना, इस आने जाने के सीन में बच्चों, इस आने जाने के सीन में जो ये खून खराबा हुआ है ना, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते क्या स्थिति हुई होगी। इतना ज्यादा खून खराबा, मतलब अगर कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने के लिए निकला तो 10 में से 5 लोग पहुंच पाए, 5 लोग रास्ते में ही मर गए। किसी ने मार दिया, काट दिया, महिलाओं के साथ रेप हो गया, लूटपाट हो गई, कोई कहीं रेफ्यूजी कैंप्स में पड़ा है, बेचारा सड़ रहा है, ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा, ना बेसिक हाइजीन, बीमारियां हो रही हैं। ऐसे सिनेरियो में डॉक्टर्स कहां मिलेंगे? कुछ नहीं। इमेजिन करो, ये एक ऐसा भयानक दृश्य था जो आप सोचोगे ना तो रोंगटे जो है ना खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए अपने आप को किस्मत वाला मैं मानता हूं, आप सब भी मानिए, कि आपने वो दौर नहीं देखा। जब आप पैदा हुए तब भगवान की कृपा से सब बहुत बहुत अच्छी स्थिति में था एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, कम्युनल जोन्स बन गए थे, कम्युनल जोन्स, खास करके वो एरियाज जो पार्टीशन हुए थे, जैसे कि पंजाब। अब पंजाब का एक हिस्सा इधर पाकिस्तान बन गया, एक हिस्सा इधर इंडिया रह गया। उसी तरीके से जो बंगाल का पार्ट था वो इधर वाला इंडिया रह गया और इधर वाला पाकिस्तान बन गया। तो ये जो एरियाज थे ना जहां पे पार्टीशन मेनली हुआ, यहां पे कम्युनल जोन्स बन गए। हिंदू को अगर कोई मुस्लिम दिख रहा है तो भाई वहां पे हिंदू एरिया में मुस्लिम जाने से डर रहा है, मुस्लिम एरिया में हिंदू जाने से डर रहा है कि कहीं वो मुझे मार ना दे। ये स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो पूरी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी चालू हो गई है ना? तो वही मैं आपको यहां माइंड मैप्स के थ्रू बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्टीशन एंड रिहैबिलिटेशन। सो अमृतसर और कोलकाता जो है वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए एंड पीपल अंडरवेंट इमेंस सफरिंग, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मैं अभी बोल भी रहा हूं ना तो आपको मेरे शक्ल से फीलिंग्स दिख रही होंगी, इमेजिन नहीं कर सकते आप। ठीक है, so India would be divided into 2 countries and there was no single belt of Muslim majority areas in British India, जो कि सबसे पहली प्रॉब्लम थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा नहीं था कि यहां पे सिर्फ मुस्लिम रहता है तो चलो भाई इसको पाकिस्तान बना दो, हर जगह हिंदू मुस्लिम थे। ठीक है, एंड नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, जो मैंने आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का एग्जांपल दिया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, NWFP के लीडर थे वो, फ्रंटायर गांधी भी उन्हें कहा जाता है। वो नहीं चाहते थे कि उनका हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन उनकी नहीं मानी गई और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस को पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जो है ना वो झेलनी पड़ी थी। ठीक है, डिटेल में तो आप सब पढ़ ही रखे हो क्या क्या हुआ है क्या नहीं। माइंड मैप्स में तो भाई टच कर करके जाएंगे, छू छू के जाएंगे। ठीक है, जैसे वो बॉर्डर मूवी में गाना चलता है ना, संदेशे आते हैं, तो जब वो गाना चलता है तो फिर आखिरी में गुजरने वाली हवा, तो हवा गुजरती है ना, तो वैसे ही हम टॉपिक से साए से टच करते हुए जाएंगे सो दैट आपको माइंड मैप्स की फीलिंग आए, आपको लगे हाँ यार प्रॉपरली रिवीजन हो रहा है। अगर एक एक पन्ना एक एक वर्ड बढ़ाते बैठ जाऊं ना तो आपको लगेगा अरे ये तो एनी अदर लेक्चर की तरह वापस से लेक्चर कराने लग गया मैं। ठीक है, सो 14 से 15 अगस्त 1947 के बीच में इंडिया और पाकिस्तान सामने आए। लाखों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा। ठीक है, और कई सारे लोगों को, मतलब प्रॉपर्टी पैसा वैसा का नुकसान तो दूर की बात है, उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा, जान। ठीक है, मतलब महिलाओं को धर्मांतरण,
मतलब जैसे अगर कोई हिंदू महिला है तो उसको जबरदस्ती जो है मुसलमान बनवा के उसके साथ जबरदस्ती निकाह कर लेना, ऐसी घटनाएं भी हुई, ऐसी घटनाएं भी हुई जिसका जिक्र करना भी ना मतलब मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। सो ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो क्रिएट किए गए, पंजाब और बंगाल को पार्टीशन किया गया। ठीक है, तो ये हो गई भाई पार्टीशन की थोड़ी सी बात, और साथ ही साथ जो चैलेंजेस हमारे सामने थे उनकी बात। अब हम माइंड मैप्स में किस चीज पे आएंगे? अब हम आएंगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की तरफ। देखो एक चीज बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में ना भरपूर प्यार चाहिए आप सभी से, क्योंकि काफी मेहनत होती है किसी भी चैप्टर को इतना शामिल ला देने में। इतना तो पढ़ा देगा कोई भी, ठीक है, लेकिन जब चैप्टर को आप इत्तू सा कर दोगे ना तो उसमें क्रिएटिविटी लगती है, उसमें मेहनत लगती है। भरपूर प्यार आप सभी का कमेंट सेक्शन में चाहिए रहेगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि सर ये टॉपिक रह गया वो टॉपिक रह गया, क्योंकि हम माइंड मैप्स कर रहे हैं। ठीक है, तो माइंड मैप्स जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज आप ऑलरेडी हमारे बैचेस से पढ़ रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे मैं लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूंगा। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, उसे इंडिया थोड़ी कहा जाता था, उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से थे, एक हिस्सा था प्रोविंसेस और एक हिस्से थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश इंडिया में लगभग 560-565 के आसपास 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे ये हैदराबाद, त्रावणकोर, मणिपुर, जूनागढ़, भोपाल। ठीक है, ये सारे राजे रजवाड़े प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे। प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में डिफरेंस ये था कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, जो प्रिंसेस थे, उन्हें कम से कम इतनी पावर मिली हुई थी कि वो अपने एरिया में अपने हिसाब से काम कर सकते थे तो वो भी ब्रिटिशर्स के ही अंडर थे, तो वो भी अंग्रेजों के ही गुलाम, लेकिन कम से कम ब्रिटिशर्स ने उन्हें इतनी पावर दी हुई थी कि भाई तू अपने एरिया में अपने हिसाब से काम कर ले, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बदले में ये जो प्रिंसली स्टेट्स वाले थे ये अच्छा खासा जो है ना माल अंग्रेजी खजाने में भरते थे, लेना देना चलता रहता था, सारी सेटिंग थी, सारी मिली भगत थी भाई साहब। ठीक है, तो अब जैसे कि हैदराबाद की मैं बात कर लेता हूं, तो हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, हैदराबाद का जो प्रिंस था उसको निजाम कहते थे। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो उस समय दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आता था, रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आता था वो। तो भाई निजाम को बोल दिया गया था कि हैदराबाद के अंदर तुम अपने हिसाब से सरकार चलाओ अपनी, तुम वहां के माई बाप हो, हां अल्टीमेट कंट्रोल हमारा ही है, लेकिन तुम्हारे एरिया में तुम काम करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, करते रहो। तो वैसे ही सारे प्रिंसली स्टेट्स को ऐसी पावर दी गई थी, जबकि जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वहां पे ब्रिटिशर्स ही डायरेक्टली राज करते थे, वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि भाई तुम अपने हिसाब से चला लो। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसली स्टेट्स का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट। अब जब आजादी मिली, जब आजादी मिली 47 में, अंग्रेजों ने खेल दिया जबरदस्त धमाकेदार बेहतरीन टाइप का खेल। अंग्रेजों ने बोला सब लैप्स हो गया, अंग्रेजी शासन खत्म हो गया, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना अब ये आजाद हो गए। तो ये जो 565 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे ये फ्री हैं, अब ये इंडिया या पाकिस्तान कहीं भी जा सकते हैं, इनकी मर्जी, इंडिया चूज कर ले, इनकी मर्जी पाकिस्तान चूज कर ले, किसी इनको कोई किसी का बाप कुछ नहीं बोल सकता। तो ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि जैसे ही प्रिंसली स्टेट्स लोगों ने ये बातें सुनी, कुछ कुछ बोलने लग गए, कुछ कुछ आवाजें आने लग गई, हम इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आजाद रहेंगे। क्योंकि यहां पे तीसरा ऑप्शन भी दिया गया इन्हें, तीसरा ऑप्शन यह दिया गया कि अगर तुम चाहो तो इंडिया पाकिस्तान किसी का हिस्सा ना बनो, तुम आजाद देश बन जाओ। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को लगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनना, खुद का देश बनाते हैं,
ज्यादा पावर रहेगी। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बहुत जरूरी हो गया, यानी कि इन प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़ना। नहीं तो इमेजिन करो आज इंडिया के अंदर छोटे 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 कितने सारे देश हो सकते थे। आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं मैप में कि आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये गुजरात वाला रीजन दिख रहा है। ये छोटे छोटे ना, ये जो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। और ऐसा दिखता भारत का मैप अगर ये सारे प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट होके एक भारत का हिस्सा नहीं बनते। तो जो पहला चैलेंज हमने पढ़ा ना देश को यूनाइटेड रखना, वो यही था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके रखना। क्योंकि अगर ये प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट नहीं हुए तो फिर भारत ऐसा दिखता। इंडिया के अंदर 500 तरीके के अलग अलग बॉर्डर्स होते। जब एक पाकिस्तान है तो इतनी दिक्कत दे रहा है, तो ऐसा होता तो क्या हाल होता, कितने सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही होती, कितना कुछ गलत गलत काम हो रहा होता। इमेजिन करो कितना पैसा सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ता। हो सकता है फिर मैं किसी और देश का हिस्सा होता, आप किसी और देश के हिस्से होते। आज तो हम एक भारतीय कहलाते हैं ना, हो सकता है कल आप अगर ऐसा इंटीग्रेशन नहीं हुआ होता, आप किसी और देश के अंदर होते, मैं किसी और देश के अंदर होता। ठीक है, इस मैप को एक बार देख लेना और समझना सिचुएशन को जो उस समय रही होगी। मेरी क्लास में यही कराऊंगा मैं, एनसीईआरटी से लंबा लंबा रटवा देना, सब कराते हैं, मैं नहीं कराऊंगा, इमेजिनेशन करवाऊंगा। ठीक है, मेरी क्लास को बस एक ऐसा देखो कि हाँ यार हम जितना जहां से भी जो पढ़ रहे हैं ना उसमें ये बंदा आ गया है, थोड़ा सा नॉलेज ऐड करने, बस बात खत्म। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कैसा लगा। ठीक है, तो बच्चों ये हाल था, ये सिनेरियो था। ठीक है, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम ये थी, पॉसिबिलिटी थी कि भाई इंडिया जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा छोटे 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 देशों में। तो सरकार ने उस समय देश के बहुत ही बुद्धिमान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि पटेल साहब जाइए और इन प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस से, इन राजाओं से बातचीत कीजिए और इन्हें समझाइए कि भारत के साथ रहने में ही इनकी भलाई है। और प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह काम कर दिखाया। और इसी रीजन की वजह से एकता पुरुष कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इतनी बड़ी बनाई गई है ना अहमदाबाद के पास में, वो इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इस आदमी ने वो काम किया जो अगर नहीं होता ना तो कसम से मैं बता रहा हूं हमारी स्थिति बहुत ज्यादा दुर्गति वाली होती। ठीक है, तो हालांकि ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। सरकार ने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि भैया तुम अब हमारे साथ आ गए हो, तुमने ये अग्रीमेंट साइन कर दिया, यानी कि तुम चुपचाप हमारे साथ हो, तुम्हारा प्रिंसली स्टेट अब इंडिया का हिस्सा है। आपको लग रहा होगा कि क्या सर सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ ही आए? नहीं, काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो पाकिस्तान के साइड थे, तो वो पाकिस्तान के हिस्से चले गए। ठीक है, जैसे लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उधर साइड के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे, तो वो पाकिस्तान के हिस्से चले गए। और जितने भी इंडिया के साइड थे वो इंडिया के हिस्से रहे। ठीक है, तो यहां पे आपको लग रहा होगा ना कि बहुत आसान था, बहुत आसान नहीं था, क्योंकि कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने आदतन मजबूर अड़ंगा डाला, टांग अड़ाया कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे। उनमें से एक था जूनागढ़। ठीक है, एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद, एक था मणिपुर और एक था कश्मीर। कश्मीर की कहानी आगे बड़े प्रेम से समझाऊंगा बिकॉज सभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करवा दिया गया। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करवाया गया। प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से पूछ लिया गया कि तुम क्या चाहते हो।
लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट किया तो जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। ठीक है, हैदराबाद और मणिपुर की कहानी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर जब लोगों से यहां पूछा गया तो बाकी जगह क्यों नहीं पूछा गया? तो बच्चों इतना आसान नहीं था, हर एक प्रिंसली स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन थी। ठीक है, अलग अलग सिनेरियोस थे। तो बेसिकली सबसे पहले आ जाते हैं हम हैदराबाद के ऊपर। माइंड मैप्स हैदराबाद। अब हैदराबाद का जो निजाम था, भाई साहब दुनिया का रिचेस्ट आदमी, मतलब सबसे रिचेस्ट नहीं लेकिन चलो टॉप 50 में भी आता है तो भी बहुत बड़ा अमीर आदमी। अब वो जो आदमी था उसने बोला कि हमें इंडिया के साथ नहीं जाना। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद के निजाम के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, और उसका नाम था स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। ये पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही अग्रीमेंट है जो ये ध्यान रखना है हैदराबाद से रिलेटेड। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कौन से प्रिंसली स्टेट के साथ साइन किया? हैदराबाद। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट क्या था? इस अग्रीमेंट में यह बोला गया कि ठीक है यार, जब तक तुम नहीं मानते इंडिया के साथ आने के लिए, तब तक एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, और इस अग्रीमेंट का मतलब यह होगा कि जैसा है ना वैसा ही चलेगा, यानी कि हैदराबाद जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब एक तरीके से हमने ये मेक श्योर कर लिया कि हैदराबाद अगर इंडिया के साथ नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान के साथ भी ना चला जाए। ठीक है, तो हमने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर दिया कि जैसा है वैसा ही रहे, ताकि हमें भी टाइम मिल जाए कि हम हैदराबाद वालों को अपने साथ लाने के लिए मना सके। तो हैदराबाद का निजाम इस अग्रीमेंट के लिए मान गया, और हैदराबाद के साथ 1947 नवंबर में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, हैदराबाद की जनता, हैदराबाद की महिलाएं, हैदराबाद के गरीब किसान निजाम से परेशान थे, क्योंकि निजाम खाली बस अमीरों की सुनने वाला आदमी था, नीचे लेवल के लोगों को बिल्कुल भी इंसान भी नहीं समझता था। और इसी वजह से लोगों ने हैदराबाद में रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया कि हमें निजाम के साथ नहीं रहना। ठीक है, निजाम ने लोगों के रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए रजाकार्स को भेजा। रजाकार ये इतने बदनाम लोग थे, ये निजाम की आर्मी थी, आर्मी के लोग थे जिनका नाम था रजाकार्स। मतलब इनसे ज्यादा गंदे काम किसी ने नहीं किए, रेप, लूट और मर्डर सीमा ही नहीं है, ताकि लोगों की आवाज को दबाई जाए। फाइनली इंडियन आर्मी को घुसना पड़ा और ऑपरेशन पोलो लाया गया, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और हैदराबाद को भारत का हिस्सा 1948 सितंबर में बना लिया गया। ठीक है, तो प्लेबिसाइड कहां हुआ था? जूनागढ़ में। आर्मी एक्शन कहां हुआ? हैदराबाद में। अब आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर के राजा थे हिंदू राजा बोध चंद्र सिंह। ठीक है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भैया मैं इस पर्टिकुलर शर्त पे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करूंगा कि मणिपुर की जो अपनी एक इंटरनल ऑटोनॉमी है, यानी कि मणिपुर को कहीं ना कहीं कल्चरली भारत के हिस्सों से थोड़ा सा वो अलग है, तो जो इसकी खासियत है, जो इसकी स्पेशलिटी है, जो इसकी डिस्टिंक्टिवनेस है, वो बरकरार रखी जाएगी। मणिपुर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। भारत सरकार ने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मणिपुर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया गया। लेकिन मणिपुर के लोग पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बनने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, मणिपुर देश का पहला हिस्सा बना था जहां पे इलेक्शन होल्ड कराए गए थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट से, यानी कि हर एक व्यक्ति को एक एज लिमिट के ऊपर वोट करने का अधिकार दिया गया था। मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बना इलेक्शन के बाद, यानी कि सबसे ऊपर में किंग, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लोग, 3 स्टेप। ठीक है, और फिर फाइनली मर्जर अग्रीमेंट मणिपुर के साथ भारत सरकार ने जबरदस्ती करवा के मणिपुर को भी भारत का हिस्सा बनवाया। तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किसके साथ? हैदराबाद के साथ। मर्जर अग्रीमेंट किसके साथ? मणिपुर के साथ। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको और बता दूं मैं कि जब इन प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा जा रहा था तो सरकार का अप्रोच क्या था? भाई हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी थे,
कुछ ना कुछ रणनीति, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी के साथ ही तो बात कर रहे होंगे ना, बिना सोचे समझे तो नहीं गए होंगे। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, उसमें सबसे पहली चीज ये थी कि उनको मालूम था कि प्रिंसली स्टेट्स के ज्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वांटेड क्लियरली टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो जब आपको पता है ना कि यार राजा नहीं मान रहा लेकिन लोग हमारे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल। सरकार पूरी तरीके से रेडी थी कि कैसे भी इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाओ, इनकी जो डिमांड है पूरी कर दो, जो चाहते हैं दे दो, कोई किंतु परंतु नहीं होगी। तो जब आप इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हो ना तो फिर काम निकल जाता है। लेकिन जब आप एकदम रिजिड रहते हो कि नहीं भाई ऐसा होगा तो नहीं, हम जो बोलेंगे वही होगा, तो बात नहीं बनती। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी चीज ये थी कि पाकिस्तान के बनने के बाद बहुत जरूरी हो गया था कि देश की जो टेरिटरीज हैं, देश की जो बाउंड्रीज हैं वो जुड़ी रहें। देश के अंदर और कोई पाकिस्तान जैसा हिस्सा ना आ जाए जो कि देश को अंदर से ही खोखला करने की कोशिश करे। तो ये 3 मेजर चीजों का ध्यान रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे ऐतिहासिक मिशन की ओर गए कि प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के रख दिया, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात। ठीक है, एक और चीज अब आपका बच जाएगा और वो क्या होगा? वो होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब देख लो यार, 40 मिनट में, जिसके शुरू के 5 मिनट तो हमने टाइम पास किया है ना। शुरू के 5 मिनट में तो मैंने महात्मा गांधी का कोट और फिर 11वीं और 12वीं वाला टाइम पास किया है। 40-45 मिनट में इतना पूरा चैप्टर एक माइंड मैप्स के माध्यम से करवाया। ठीक है, तो बस यही मेरा मकसद था। हो सकता है कि आपको लगे कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भरपूर देना, बताना। ठीक है, कैसा लगा, क्या आप और चाहते हो कि हम इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि अभी तो बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। अगले चैप्टर में उसको इंक्लूड करने का पूरा ट्राई करेंगे। एक एक चीज आपकी सुनता हूं, आपके हिसाब से चलता हूं। ठीक है, तो जरूर बताना। अब आ जाते हैं एक बार रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की तरफ। ठीक है, यानी कि हमारे माइंड मैप्स का ये सारा हिस्सा कवर हो गया, बस एक हिस्सा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बच गया। तो बच्चों, जब भारत आजाद हुआ, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा गया। ठीक है, सब हो रहा है। क्या हो गया? सब खत्म? नहीं, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, समस्याएं बढ़ती चली जाती। अब आप यहां पे एक चीज देख लो, इंडिया में दुनिया भर की भाषाएं है ना। मतलब आप चले जाओ ना, 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, कहीं पे भी आप रहते हो, वहां से आप 50 किलोमीटर दूर चले जाओ बाइक में, कार में, कैसे भी, और आप वहां पे पाओगे कि भैया वहां पे तो कुछ और कल्चर था, यहां कुछ और कल्चर है। आपको लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ जाएगा, आपको लोगों के रहन सहन, खाना पीना, बहुत सारी चीजों में फर्क पता चल जाएगा। 50 की जगह 500 किलोमीटर चले जाओ, दुनिया ही बदल गई लगेगा। ठीक है, तो भारत विभिन्नताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है। ठीक है, जब आजादी हो गई, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम चल रहा था, पार्टीशन भी चल रहा था। देखो, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, कि मैंने पहले बता दिया ये, फिर बता दिया पार्टीशन, फिर बता दिया प्रिंसली स्टेट्स, फिर बता दिया रीऑर्गेनाइजेशन। मैं यहां पे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे पढ़ाना है सिर्फ। लेकिन जब ये हुआ था ना 47 में, तो टॉपिक बाय टॉपिक नहीं हो रहा था कि पहले ये हो जाएगा फिर उसके बाद ये कर लेंगे। ना भैया, सब एक साथ हो रहा था उस समय। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन और पार्टीशन एक ही साथ तो चल रहे थे, सब कुछ साथ में चल रहा था। आप देखो ना, क्या बताया मैंने, क्या बताया? स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट 1947 में साइन हुआ, इसी समय तो पार्टीशन भी हो रहा था। 1948 में आर्मी ने जाके हैदराबाद को अपना हिस्सा बनाया, पार्टीशन का दौर चल रहा था। मर्जर अग्रीमेंट 1949 में साइन हुआ, तो ये सारा वही तो दौर था, सब एक साथ हो रहा था, सब एक साथ। ठीक है, लोगों को ये लगा, लोगों ने बोला कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी की सरकार है,
लोगों ने 1920 का नागपुर सेशन याद दिलाया कांग्रेस को। लोगों ने बोला यार एक बार याद करना, 1920 का जो नागपुर सेशन था, जब देश ब्रिटिशर्स के अंडर था, तब आपने कांग्रेस पार्टी को लैंग्वेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने बोला हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो लोगों ने बोला याद क्या आ गया, अब बारी है कि तुमने कांग्रेस पार्टी को लैंग्वेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया, हम चाहते हैं कि देश को भी लैंग्वेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाए। तेलुगु बोलने वाला आंध्रा में रहेगा, तमिल बोलने वाला तमिलनाडु में, गुजराती बोलने वाला गुजरात में, मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र में। लाओ, सरकार ने बोला नहीं कर सकते। अभी ऑलरेडी इतनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने है, पार्टीशन चल रहा है, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, अभी वो सब निपटा लेते हैं। अंदर का अपना मामला है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कहां भागे जा रहे हैं क्या। लोगों ने बोला नहीं, तुम ऐसे ही बोलते हो, तुम आज बोल रहे हो कल नहीं बोलोगे, तुम्हारा क्या भरोसा। पीछे पड़ गए। विशाल आंध्रा मूवमेंट चलाया। विशाल आंध्रा मूवमेंट की डिमांड थी कि भैया मद्रास में, मद्रास राज्य था उस समय जिसमें तेलुगु और तमिल बोलने वाले लोग रहते थे, ठीक है, मद्रास राज्य में जो तेलुगु बोलने वाला हिस्सा है उसको हटा के आंध्रा, एक ऐसा आंध्रा बनाया जाए जहां पे सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हो। इसीलिए इसका नाम था विशाल आंध्रा, यानी कि बड़ा आंध्रा, जहां पे तेलुगु बोलने वाले लोग रहते। सरकार इनको टरका रही थी, सरकार इनको डिले कर रही थी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु ये अनशन में बैठे, इन्होंने बोला कि जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी की जाएगी हम एक दाना नहीं खाएंगे। सरकार फिर भी नहीं सुन रही थी। 56 दिनों तक ये बेचारा आदमी बैठा रहा भूखे प्यासे और अल्टीमेटली डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया और फाइनली सरकार को 1952 में एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा। देख रहे हो ना, एक डिब्बे से पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, एक डिब्बा है ये, इस एक डिब्बे में 5 पॉइंट लिख के लाया हूं मैं बस, और इन 5 पॉइंट से पूरा चैप्टर पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। जब पहला आंध्रा स्टेट बना 1952 में, तो भी और जगह से डिमांड आने लग गई कि भैया आंध्रा बनाया है तो हमारा भी बनाओ। सरकार ने बोला यार ऐसे में तो हो गया कल्याण। सरकार को इस बात का डर लग रहा था कि अगर इस तरीके से लैंग्वेज के हिसाब से हम स्टेट बनाने लग जाए तो कहीं देश का बंटवारा ना हो जाए, जिस चीज का हमें डर था वो ना हो जाए, क्योंकि हम इतने मुश्किल से प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ले दे के ये लोग माने हैं, और अगर अभी ये लैंग्वेज के हिसाब से टूटने लग गए तो कहीं देश की यूनिटी खतरे में ना आ जाए। इसीलिए सरकार डिले कर रही थी। बट सरकार ने जब देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों से डिमांड आ रही है, एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, तो सरकार ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC बनाया 1953 में, 1953 में। और इस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को काम दिया गया कि आप चेक करो कि क्या इंडिया में हम लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इस कमिटी ने 3 साल, जो भी है 1.5-2 साल का समय लिया, अपनी रिकमेंडेशन दी, और इस कमिटी ने बोला कि हां लैंग्वेज के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी देश की यूनिटी का ध्यान हमें रखना होगा, ठीक है। और फाइनली इसके रिकमेंडेशन को मानते हुए पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, और उस कानून का नाम क्या है, 11वीं में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई लॉ बन जाता है तो हम उसके आगे एक्ट लगाते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में बनी। रीऑर्गेनाइजेशन उसके बाद भी चलता रहा, अभी तक चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है। तो यहां पे आपको मैं कुछ कुछ चीजें दिखा देता हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये है निजाम। आप बोल रहे होंगे ये रिजियस आदमी था, ये नहीं चाह रहा था हैदराबाद का हिस्सा भारत बने। आप देख लो भाई, तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल मीटिंग्स रखते थे, इन लोगों के साथ बातचीत होती थी, तब जाके इनको भारत का हिस्सा बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी यहां पे आप पढ़ सकते हो। फ्रीडम मूवमेंट के लीडर, कांग्रेस लीडर, महात्मा गांधी के फॉलोअर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर बने भारत के, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और कई सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज के
मेंबर भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो असेंबली थी उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। तो देखो, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ ना 1956 में, तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं, ये थे वो 14 राज्यों के नाम और ये थी वो 6 यूनियन टेरिटरीज के नाम। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन फिर हुआ देश में। ठीक है, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन देश में फिर से हुआ और वो भी मैं आपको यहां पे जरूर बताऊंगा। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे, जिसको नहीं पता वो सुन लो। महाराष्ट्र गुजरात नहीं, एक स्टेट था, उसका नाम था बॉम्बे। ठीक है, तो मराठियों की और गुजरातियों की डिमांड आई और महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट्स बने 1960 में। पंजाब अलग राज्य बना। ठीक है, 1966 में, जब हिमाचल और हरियाणा से उसको अलग किया गया, पंजाबी स्पीकिंग एरिया को। मेघालय असम से अलग हुआ 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो 1972 में ही अलग अलग स्टेट बने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 87 में स्टेट बने। नागालैंड 63 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड कुछ साल पहले ही 2000 में। और सबसे लेटेस्ट तेलंगाना बना 2014 में। ठीक है, और फाइनली इतने सारे रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब आपको दिखेगा भारत में यह सिनेरियो है, 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये आप यहां पे टोटल देख सकते हो। ठीक है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, मतलब ये सारी यूनियन टेरिटरीज और ये सारे भारत के अलग अलग राज्य। अभी रिसेंट ही जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, हमारा रीऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल ही रहा है। एक छोटा सा प्यारा सा सेगमेंट है, राहुल सर स्पेशल कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इसमें वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो शायद माइंड मैप्स में छूट जाएं, क्योंकि माइंड मैप्स तो मुझे प्यारा सा छोटा सा बनाना है, इत्तू सा। ठीक है, मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन हेल्ड करवाया जून 1948 में। हैदराबाद उस समय इतना बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था कि उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के हिस्से आते थे। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने अड़चन डाली। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जूनागढ़ का मामला जो था वो प्लेबिसाइट से हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ब्रिटिश इंडिया जो है वो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो 1/3 ऑफ द लैंड एरिया कवर करते थे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में जितना एरिया था उसका 1/3 एरिया प्रिंसली स्टेट्स के पास था। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने बिल्कुल भी आजादी की सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कहां थे? कोलकाता में। 1948 30 जनवरी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की। ऐसा माना जाता है कि पार्टीशन की वजह से 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था। 80 लाख, और ये तो सिर्फ डेटा है, असल में आप सोच लो कितने करोड़ होंगे। 5 से 10 लाख लोगों की हत्या हुई, असल में सोच लो कितने होंगे। ठीक है, द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द 2 नेशन थ्योरी। सो मुस्लिम लीग वाले जिन्ना लोग मानते थे, इंडियन लीडर्स नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी हमें मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। ठीक है, तो 1951 में भारत में मुस्लिम जनसंख्या 12% थी और उस समय भारत में माइनॉरिटीज में आते थे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यूस। ठीक है, तो बच्चों सारी कहानी 55 मिनट टोटल हुए हैं, जिसमें 50 मिनट मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी कोशिश मेरे साइड से माइंड मैप्स के थ्रू इस चैप्टर को कवर करने की। अगली कोशिश यानी कि अगला चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस लेके आऊंगा बहुत जल्दी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच थी जवाहरलाल नेहरू की, उसका नाम क्या था? कमेंट में बताना है ABCD। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कौन से ईयर में अपॉइंट हुआ था? ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2।
तो कमेंट सेक्शन में 1 और 2 उसके आगे ABCD लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन मैं करता हूं समाप्त। धन्यवाद, मिलूंगा बहुत जल्दी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के साथ। कमेंट सेक्शन में प्यार दीजिए और बताइए आपको और क्या क्या चाहिए।